नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल तीर्थकश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूँ एक बार फिर से आपकी अदालत में बिहार की नए होने वाली सरकार के आकलन के साथ। आप सब जानते हैं, चुनाव आयोग ने बिहार में चुनावों की घोषणा कर दी है। नामांकन पत्र भरने का दौर लगभग शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है। पार्टियों के बीच, टिकट पाने वाले प्रत्याशियों के बीच में उठा पटक का मनोरंजक खेल ये देश देख रहा है। गठबंधनों में दरार और एकता दोनों की बहार साफ साफ दिखाई दे रही है। शब्द कुछ और, मन में कुछ और, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने का दौर ये देश देख रहा है, हर चुनावों में देखता है। देखें आगे क्या क्या होता है इस बिहार के विधानसभा चुनाव में। हालांकि 8 राज्यों की कुछ और सीटों के भी उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन उन पर बात करेंगे हम बाद में। बिहार जो कभी नालंदा और तक्षशिला जैसी बड़ी शैक्षिक संस्थाओं की भूमि हुआ करता था, बिहार जिसने दुनिया भर को अशोक और बुद्ध के शांति संदेश दिए, अभी एक समर क्षेत्र के रूप में हम देख रहे हैं। बिहार के 13 करोड़ से ज्यादा नागरिक, लगभग 7.5 करोड़ के आसपास मतदाता अपनी नई सरकार चुनने के लिए अपने मन में क्या ठाने में है, इसका पता चलेगा 14 नवंबर को चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद। फिलहाल सभी दलों में मंथन जारी है। सब दल सरकार बनाना चाहते हैं। सारे गठबंधन सबसे ज्यादा सीट लेने के लिए उतावले हैं, मगर ये तो बिहारी ही तय करेंगे कि वे अपनी बागडोर कैसी सरकार के हाथ में सौंपते हैं। साफ साफ स्पष्ट बहुमत देते हैं, यानी किसी एक दल या गठबंधन को 122 से ज्यादा सीटें देते हैं, या फिर एक हंग असेंबली, एक लटकती हुई सरकार, गठबंधनी सरकार की ओर चाहते हैं। ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बिहार के रण क्षेत्र में मुख्य योद्धा के रूप में है एनडीए और महागठबंधन। एक तरफ तेजस्वी यादव, लालू यादव के राजनीतिक अनुभवों के साथ राहुल गांधी की ललकार देने वाली, बम विस्फोट करने की चेतावनी देने वाली ऊर्जा वाली शक्ति के साथ जुटे हैं चुनाव के मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए। तो दूसरी ओर है सुशासन बाबू नीतीश कुमार यादव का बड़ा चेहरा, साथ ही साथ बीजेपी के जादूगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी का देशव्यापी प्रभाव। फिलहाल चालें चली जा रही हैं, मोहरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं, चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इस पर बड़े बड़े मीडिया चैनल्स कुछ भी कहें, कुछ भी आकलन पेश करें, लेकिन आखिरकार ये सब तय करेगा बिहार का वो वोटर जो बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है कि बिहार भी आने वाले समय में एक विकसित राज्य के रूप में आगे आए, सामने आए। यदि हम बात करते हैं अभी की विधानसभा की, तो अभी 138 सीट लेकर के एनडीए की सरकार अस्तित्व में है। राष्ट्रीय जनता दल ने लगभग बराबर के वोट शेयर के साथ चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार बनाने में वो असफल सिद्ध हुआ और सरकार की बागडोर नीतीश कुमार यादव के हाथों में ही रही। इस बार निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन अपने कम्युनिस्ट साथियों के साथ मिलकर के ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार उनकी सरकार बने। जहां बड़े बड़े महारथी इस चुनाव मैदान में हैं, वहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी और हम HAM यानी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के रूप में जतिन मांझी हैं, साथ ही साथ प्रशांत कुमार हैं, और भी बहुत सारे ऐसे छुपे रुस्तम चुनाव की गोटियां बिछाने में लगे हुए हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक
महत्वाकांक्षाएं हैं। कोई सा भी अंचल हो, मिथिला हो, मगध हो या फिर कोई सा दूसरा इलाका हो, पाटलिपुत्र का इलाका हो, हर इलाके में अपनी अपनी चौसर, अपनी अपनी बिसात बिछ चुकी है और चुनाव प्रचार इस समय जोर शोर के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यदि एक नजर डालें आज की सरकार पर, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2020 में बनी थी, ये सरकार लगातार भारी सफलता की दावा करती है, साथ ही साथ याद दिलाती रहती है बीच बीच में लोगों को कि किस प्रकार से बिहार को लालू यादव के टाइम में एक अपराध स्थली बना दिया गया था, भय का वातावरण था और इस सरकार का दावा है कि उसने बिहार को भय मुक्त किया है। लेकिन साथ ही साथ महागठबंधन के युवा नेतृत्व के रूप में तेजस्वी यादव बार बार इस सरकार को याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से उसने लुभावने वादे किए, सांप्रदायिक राजनीति की, रोजगार का सपना दिलाया, एकदम सपाट बढ़िया सड़कों का वादा किया, बिहार को आगे ले जाने की बात की, लेकिन वहां की गड्ढा भरी सड़कें, बाढ़ में घिरा हुआ बिहार छोड़कर भागते हुए दूसरे राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी करते हुए बिहारी इस सरकार की भारी असफलता का एक बड़ा उदाहरण है। यानी दोनों के दोनों गठबंधन अपने अपने पत्ते, अपने अपनी चौसर, अपनी अपनी शतरंज, उसके मोहरों को आगे लगातार बढ़ाते हुए चल रहे हैं। यदि हम बिहार पर नजर डालें वोटों के हिसाब से, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो महागठबंधन है उसके वोटों का मुख्य आधार है यादव और मुस्लिम वोट। इन्हीं वोटों को कभी आपके ध्यान होगा चौधरी अजीत सिंह के टाइम में एक समीकरण सुनने में आता था अजगर, वहां पर था अहीर, जाट, गुजर और बाकी दूसरे मुसलमान वगैरह मिला करके। इसी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति यादव और मुसलमानों पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। कुर्मी और कोयरी जैसे समूहों से भी उन्हें काफी समर्थन मिलता है और वे लालू यादव को अपना एक बड़ा मसीहा मानकर चलते हैं। तेजस्वी यादव में वे भावी मुख्यमंत्री के दर्शन करते हैं। अब ये अलग बात है कि लालू के कुंबे में ही इन चुनावों से पहले फूट पड़ गई और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी एक नई पार्टी लेकर चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। अब ये अलग बात है कि कहीं ये परिवार के अंदर का मामला वोट, बिखरे हुए वोटों को, कटे हुए वोटों को इस प्रकार से प्रयोग करने का तो नहीं है जिससे कि विपक्षियों को लाभ ना हो, विपक्षियों को फायदा ना हो। नीतीश कुमार यादव जब बिहार की राजनीति में आए तो उन्होंने लालू यादव के विपक्षी के तौर पर नए समीकरण जोड़े। वे खुद यादव हैं तो यादवों के कुछ वोट उनके साथ गए। मुसलमान वोटों को भी उन्होंने अपनी तरफ लिया, लेकिन जब उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और एनडीए का गठन वहां पर हुआ तो उसके बाद मुस्लिम वोट उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखने वाले नहीं रहे। और नीतीश कुमार यादव जहां यादव, कोयरी और कुर्मी वोटों में सेंधमारी करने में सक्षम है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक, जिनमें खासतौर पर ब्राह्मण, राजपूत और अग्रणी जातियां शामिल हैं, साथ ही साथ अनुसूचित जाति के वोट भी जतिन राम मांझी के साथ और चिराग पासवान के साथ एनडीए के खेमे में ज्यादा जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इन हालातों में यदि हम देखें तो पलड़ा लगभग बराबर का दिखाई देता है। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले चुनावों में केवल 0.3% के अंतर के साथ तेजस्वी यादव पिछड़ गए। उनके वोटों का प्रतिशत रह गया 36.23%, जबकि एनडीए को जो वोट मिले उसका प्रतिशत था 36.36%, लेकिन सीटों की संख्या में भारी अंतर देखा गया। हालांकि उन चुनावों में नीतीश कुमार यादव को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनके सीटों की संख्या केवल 45
रह गई थी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल लगभग 60 से 65 के बीच सीट लाने में सफल रहा। लेकिन नीतीश कुमार के घाटे को भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी हुई सीटों से पूरा कर लिया गया और बाद में राजनीतिक जादूगरी दिखाते हुए 125 सीट जीतने वाले एनडीए की संख्या आज के डेट में 138 विधानसभा सदस्यों के रूप में मजबूती से चलाई गई सरकार के रूप में सामने है। उधर सुशासन बाबू अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। चुनाव से ठीक पहले बहुत सारी लोक लुभावन योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, श्री गणेश करते हैं, घोषणा करते हैं, महिलाओं को 10,000 रुपए देने की लोक लुभावन घोषणा करते हैं। तो विपक्ष इन घोषणाओं को केवल जुमला बता करके हवा में उड़ाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इस बार एक बड़ा फैक्टर है, 30-31 अक्टूबर को छठ मनाई जाएगी और ये छठ ऐसा त्योहार होता है बिहार का जिसमें प्रवासी बिहारी अपने सारे काम छोड़ करके बिहार लौटते हैं, छठ पूजा करते हैं। यदि ये चुनाव बजाय 6 नवंबर को पहला दौर होने के 1, 2 या 3 नवंबर को पहला दौर किया जाता तो ये प्रवासी भारी संख्या में मतदान करते दिखाई देते। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है कि इस जनसंख्या में लगभग 2 करोड़ के आसपास ये प्रवासी मतदाता हैं, जिनमें से 25 से 30% मतदाता वापस आकर के मतदान करने वाले होते हैं। यानी हम कह सकते हैं काफी लगभग 40 से 50 लाख की संख्या में ये वोटर हैं। अब ये वोटर क्या 6 नवंबर के पहले दौर के बाद 31 से 31 अक्टूबर को छठ मना करके पहले दौर में 1 हफ्ते तक केवल मतदान करने के लिए बिहार में रुकेंगे और दूसरे दौर में जिस क्षेत्र में मतदान होगा वहां तो इनको 2 हफ्ते रुकना होगा। इन प्रवासियों में 3 तरीके के बिहारी शामिल हैं। एक वे बिहार के लोग हैं जो बाहर के प्रदेशों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उद्योगों में मजदूरी के रूप में अपनी आजीविका चलाते हैं। दूसरा वे बिहार के उद्योगपति हैं जो खनन क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों में जाकर के प्रदेशों में बस गए हैं, दूसरों में वहां पर बड़ा व्यापार कर रहे हैं। और तीसरा छात्र वर्ग है जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, नौकरियों की कोशिश कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो एक बड़ा प्रश्न है कि क्या ये प्रवासी वहां लौटकर मतदान कर पाएंगे? चुनाव आयोग ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इन प्रवासियों का न होना, चुनावों में वोट न डालना किस दल को प्रभावित करता है, ये देखने की बात है। लेकिन बिहार का ये वर्ग जो अधिकांश से बाहर के राज्यों में जाकर के काम कर रहा है, इसमें से अधिकांश के बारे में जब सर्वेक्षण करते हैं, एक सर्वे करते हैं, आकलन करते हैं, तो इसमें से बड़ा वर्ग एनडीए वाला वर्ग लगता है। यानी इन चुनावों में यदि ये वर्ग वोट डालने के लिए वापस नहीं आता है या मतदान नहीं कर पाता है तो फिर एनडीए को इन वोटों का नुकसान होने की पूरी संभावना है और ऐसा नुकसान सीटों में कमी भी ला सकता है। हालांकि अभी तक जो सर्वेक्षण सामने आए हैं उनमें से अधिकांश सर्वेक्षण एनडीए को मजबूत रूप से वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सर्वेक्षण उन्हें 150 सीटों से ऊपर दे रहे हैं तो कुछ सर्वेक्षण उन्हें 130 से 145 के बीच सीट दे रहे हैं और एक सर्वेक्षण ऐसा भी है जो उन्हें लगभग 101 से 130 सीटों के बीच देता है और महागठबंधन को भी वो लगभग 97 से लेकर के 125 सीटों के आसपास देता हुआ नजर आता है। यानी मुकाबला कांटे का है। निष्पक्ष रूप से विवेचन आज के टाइम में राजनीति में यदि कहीं कोई कर रहा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि चाहे सर्वेक्षण एजेंसीज हो चाहे व्यक्ति हो, वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारक काम करते हैं। एक सीमित आंकड़ा, एक बहुत ही छोटा सा सैंपल लेकर के सर्वेक्षण किए जाते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं चुनावों में किसी खास दल की हवा बनाने का उद्देश्य भी कई बार ये सर्वेक्षण एजेंसियां साथ लेकर चलती है।
तो इनके चुनाव परिणामों पर मैं तो बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि कई बार इनके आंकड़े बहुत कुछ निकट सत्य के निकट निकलते हैं। इस बार क्या होता है, किस पार्टी को, किस दल को, किस गठबंधन को इन आंकड़ों के अनुसार सीट्स मिलती हैं या फिर जनता कुछ नया ही खेला करती है। बिहार में तो छठ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बिहारी साथियों को, पूरे देशवासियों को, और हम ये उम्मीद करें कि बिहार का चुनाव शांतिपूर्ण हो, एक अच्छी सरकार देने में कामयाब हो और एक बार फिर से देश सुने लोकतंत्र के मामले में भी कि एक बिहारी सब पर भारी। आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत घनश्याम बादल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए आकलन के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।